हेलो एवरीवन, हमने आपकी बुक के बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स थे मोस्टली कंप्लीट कर दिए। ये एक लास्ट चैप्टर आपका बच जाता है, वो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। दैट मीन्स कि आपकी बुक का तो ये लास्ट चैप्टर है ही, ये आपकी बायोलॉजी का भी लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद आपकी बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। ये चैप्टर ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है, मतलब जितना आपने बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वैसा कुछ भी नहीं है। ये सारा ऑलरेडी आप पढ़ते हो, आप एसएसटी में भी इसको पढ़ते हो, आप इसमें भी इसको पढ़ रहे हो। कई बार हमने घर में भी सुना है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो सबका, इन सबका सिग्निफिकेंस क्या है? सारी चीजों का सिग्निफिकेंस ये है कि हमें क्या करना चाहिए। ओवरऑल लास्ट के अंदर ये कहा जाता है कि पेड़ लगाने चाहिए, और क्या करना चाहिए तो पेट्रोल को कम यूज करना चाहिए। तो भाई ये भी चैप्टर आपको यही बोलने वाला है। ये चैप्टर ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है, इसका मतलब है कि अगर आप इसको बुक में भी देखेंगे ना तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, बोर नहीं होना इस चैप्टर को देख के, बिकॉज ज्यादा अगर टिपिकल नहीं है, दैट मीन्स क्या है, इसके अंदर थ्योरी होगी। थ्योरी जो आपको पता है, आपको अगर वो अच्छे से पता है, इसका मतलब है कि आपको बोर बिल्कुल नहीं होना है। भाई वही चीजें हमें पढ़नी है जो आपको ऑलरेडी आती है, ठीक है। और एग्जाम के अंदर आई एम डैम श्योर कि अगर आप नहीं भी देखते हो इसको, फिर भी आप इसमें कुछ ना कुछ तो लिख के जरूर आने वाले हैं। एंड ऐसा नहीं सोचना है कि ये थ्योरी है तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे चैप्टर का जो नाम है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है। भाई चैप्टर का नेम ऐसे ही तो नहीं उठा के रख देते हैं ना। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे चैप्टर का नाम कुछ उससे रिलेटेड होता है। जैसे कि हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़े थे, सारे के सारे लाइफ के प्रोसेस पढ़े थे। जब हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, तो हमने भाई ह्यूमन का भी रिप्रोडक्शन देखा था, प्लांट्स का भी रिप्रोडक्शन देखा था। सेम वैसे ही जब हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट, अब वो क्या होता है, कैसे होता है, ये हमें आज देखना है। सो सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है इस पिक्चर के अंदर आपको देख के क्या समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है। ये जितनी भी चीजें आपको समझ में आ रही है, इन सबको मैनेजमेंट करना है, इन सबको बिल्कुल एक कहते हैं परफेक्ट मैनर में उसको यूज करना है, हमें ओवर यूज भी नहीं करना है, और हमें इन फ्यूचर के लिए भी उसको बचा के रखना है। अब ये सारी चीजें क्या किस में आती है? ये सब के सब आती है रिसोर्सेज में, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। अब नेचुरल का नाम देखते ही तो आपको पता है कि ऐसी चीज जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल कहते हैं। अब रिसोर्सेज क्या है और सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या हुआ? तो भाई सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मीनिंग ये होता है किसी भी चीज को आप मैनेज करो, लेकिन आप उसको उतना ही यूज करो कि वो आगे भी सस्टेन रहे। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम उसको कंटिन्यूअसली यूज करते जाए और इतना यूज कर ले कि एक सर्टेन टाइम के बाद में हमारे फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचेगा। हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे जो बच्चे होंगे या उनके भी जो बच्चे होंगे, वहां तक मुझे लगता है पेट्रोल भी नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? बिकॉज हम उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम फ्यूचर का सोच के बिल्कुल भी उसको यूज नहीं कर रहे हैं। हम ठीक है, बस ठीक है, वो ज्यादा है तो हम उसको यूज किए जा रहे, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि फ्यूचर के अंदर वो चीज बचेगी या नहीं बचेगी। वाटर भी है, इतना हम उसको यूज करते हैं, इतना ज्यादा हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने कभी ये नहीं सोचा क्या फ्यूचर के लिए हमने बचाया है उसको। अब फ्यूचर में सपोज पानी जो है, हमें अभी भी समझ में आ रहा है कि हाँ पानी जो है वो कम होए जा रहा है। कम क्यों हो रहा है ये भी हमें पता है कि हम बहुत ज्यादा उसको यूज कर रहे हैं, या हमारी पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई है कि वो उसको ज्यादा यूज कर रही है। तो हमें क्या करना है, इन सारे रिसोर्सेज का सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है, इस तरह से उनको मैनेज करना है, इस तरह से हमें उसको यूज करना है कि हम फ्यूचर के लिए भी वो सस्टेन रहे, वो चीजें फ्यूचर के लिए भी हम उनको बचा के रखे, वहां तक आगे एक सर्टेन टाइम के बाद तक भी ये वहां पर सस्टेन रहे। ऐसा नहीं हो कि हम उनको सिर्फ किताबों में ही पढ़े कि हाँ ये चीज हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना है, सारे के सारे जो रिसोर्सेज है उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है। मतलब एक ऐसा मैनेजमेंट जिससे कि हम इसका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म ना करें और उसको सस्टेन रहने दें। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एंड आई होप कि अब आपको चैप्टर के नाम का मीनिंग भी पता है कि क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज वी नो वेरी वेल कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचर से मिले हैं हमें। सस्टेनेबल मैनेजमेंट किसका करना है, नेचुरल रिसोर्सेज का ही करना है, सो दैट कि ये खत्म नहीं हो। एंड आई होप कि अब आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सी चीजों की हम बात कर रहे हैं। देखो सनलाइट तो खत्म होने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वाटर है, डेफिनेटली ये खत्म हो सकता है। प्लांट्स है, ये भी बहुत कम हुए जा रहे हैं, और अगर ये बहुत कम हो रहे हैं इसका मतलब है कि सर्टेन टाइम के बाद में ये हमें देखने को नहीं मिलेंगे, और अगर ये देखने को नहीं मिलेंगे ना तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम भी देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ देखो, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज is defined in the environment act as using natural resources
in a way and at a rate that maintains and enhances the resilience of ecosystems and the benefits they provide. अब नेचुरल रिसोर्सेज जो है इनको हमें इस तरह से यूज करना है, इन दिस वे या एट ए रेट हमें यूज करना है कि जहां पर वो मेंटेन रहे, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो एक सर्टेन टाइम के बाद में खत्म ना हो जाए। कुछ टाइम के बाद हमें ये ना सोचना पड़े कि यार हमारे बच्चों के लिए हमने क्या छोड़ा, तो हमने सबको छोड़ा है, क्योंकि हम उसका यूज कैसे करने वाले हैं, बहुत वेल मैनेज तरीके से, वेल प्रॉपर मैनर तरीके से हम इसको यूज करेंगे, सो दैट कि हमें ऐसा रिग्रेट ना रहे इन फ्यूचर कि ये चीज तो हमने खत्म कर दी, जबकि हम पेट्रोल तो खत्म किए ही जा रहे हैं। चलिए, ना रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो रिसोर्सेज वो मटेरियल होते हैं जो कि हमारे कहीं ना कहीं पे यूज आते हैं, ह्यूमन बींग्स के यूज आते हैं। अब सनलाइट है, क्या हमें नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। वाटर है, क्या हमको नहीं चाहिए? बिल्कुल वो भी चाहिए हमें। पेट्रोलियम नहीं चाहिए क्या? कोल नहीं चाहिए आप लोगों को? भाई सबको चाहिए ये सारी चीजें। इसका मतलब ये सब चीजें क्या होने वाली है, ये सारी चीजें हैं रिसोर्सेज। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के क्या है, रिसोर्सेज है हमारे लिए। तो रिसोर्सेज रेफर्स all the materials available in our environment which are technologically accessible, economically feasible and culturally sustainable and helps us to satisfy our needs and wants. हमारी नीड्स को, हमारी डिजायर्स को फुलफिल करने का काम जो भी चीजें करती है उन सबको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। इवन सॉइल भी क्या है, हमारे लिए एक रिसोर्स है। एयर भी हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है। क्यों है? बिकॉज ये भी हमारे कहीं ना कहीं पर काम तो आते ही है। अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स कैसे लगेंगे, और अगर प्लांट्स नहीं लगेंगे तो हमें खाना कैसे मिलेगा। एयर है, वाटर है, दे आर ऑल्सो रिसोर्स। वो क्या करते हैं, एयर की वजह से हम सांस ले पाते हैं, वाटर है वो हमें पीने के लिए चाहिए, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ये सारी चीजें किस में आती है, रिसोर्सेज में आती है। अब रिसोर्सेज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के रिसोर्सेज है हमारे पास में, कौन कौन से रिसोर्सेज, देखो हमारे पास कौन सा रिसोर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये हमारे लिए। अगर वाटर नहीं होगा तो हम सरवाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वी नो वेरी वेल कि अर्थ के ऊपर ना बहुत कम है पानी, बट जो ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है हमारा, वो डेफिनेटली बहुत कम होगा, लेकिन स्टिल वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना, वैसे वैसे वो वाटर भी कम हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इन रिसोर्स को भी थोड़ा सा बचा के रखना है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करके फिर हमें उसको यूज करना है। नाउ मेटल्स एंड मिनरल्स है, ये भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। मेटल्स बहुत अच्छी चीज है। कैसे है अच्छी चीज, तो भाई हमारे घर के अंदर भी हमें बहुत सारी जगह मेटल्स को देखने को मिल जाएंगे। मिनरल्स है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्रॉप्स है, क्रॉप्स तो इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होगी, अगर क्रॉप्स नहीं होगी इसका मतलब है कि हम खाना नहीं खा पाएंगे, हमारे लिए कुछ खाने को नहीं मिलेगा, और अगर खाने को नहीं मिलेगा इसका मतलब है कि हम सरवाइव बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। रेन फॉरेस्ट है, बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट का तो खुद का एक सिग्निफिकेंस होता है जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे। जो फॉरेस्ट है हमारे, रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या होगा, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है ऐसे फॉरेस्ट। और इनका सिग्निफिकेंस तो क्यों नहीं होगा, बारिश तो हमें बहुत ज्यादा चाहिए, बारिश होती है तभी तो हमारे यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो फिर से रिफिल हो जाता है। जो हमारे तालाब होते हैं, नदियां होती है, सारी फिर से भर जाती है, क्योंकि हम उनको यूज कर लेते हैं ना पानी को। और अगर बारिश नहीं होगी इसका मतलब है कि गर्मी ही गर्मी रहेगी, बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी। और बारिश नहीं होगी तो हमारे प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती है जिनको बारिश का पानी ही चाहिए होता है, तो अगर वो नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, हम वो पौधे प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। नाउ फॉरेस्ट का खुद का सिग्निफिकेंस क्यों है, भाई फॉरेस्ट के अंदर से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, इतनी सारी चीजें कि हम सोच भी नहीं सकते। वहां से लकड़ियां मिलती है हमें, वहीं से हमारा पेपर बन के आता है, जो हम पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं ना, अभी लिखने के लिए यूज कर रहे हो, तो वहीं से हमारा पेपर बन के आता है। वहीं से हमें गम मिलता है, रेजिन मिलता है, टिम्बर वुड मिल जाती है, बहुत सारी चीजें जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। नाउ कोल, ऑयल एंड गैस, कोल, ऑयल एंड गैस, तीनों ही चीजें जो है वो भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। इसी के अंदर क्या आता है, पेट्रोलियम भी आता है, जो कि आपके लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। पेट्रोलियम नहीं होगा तो बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन हमारी गाड़ियां नहीं चलेंगी ना, पेट्रोल डीजल नहीं आएगा तो। चलिए, सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। नाउ रिसोर्सेज के देखो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ तो हमने क्या देखा कि ये सारे क्या है, रिसोर्सेज है, ठीक है। अब रिसोर्सेज को हम किस किस टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, तो रिसोर्सेज जो होता है, इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी ह्यूमन मेड। नॉट ओनली ह्यूमन, इट कैन बी ह्यूमन मेड। ह्यूमंस ने अगर बनाए हैं तो वो भी हमारे लिए क्या हो सकते हैं, रिसोर्स हो सकते हैं। क्या बिल्डिंग्स हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, क्या हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या वो हमारी नीड्स को फुलफिल नहीं करती है। ये कपड़े हैं, क्या ये हमारी नीड्स को फुलफिल नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर रोटी कपड़ा मकान तो हमें पता ही है, ये बहुत फंडामेंटल नीड्स होती है हमारी। अब उन फंडामेंटल नीड्स में ही देख लो, रोटी है, कपड़ा है, मकान है। रोटी तो चलो हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलेगी, बिकॉज आटा तो वहीं से आने वाला है,
लेकिन जो हमारी बिल्डिंग्स है वो किसने बनाई है? मैन मेड है, ह्यूमंस ने बनाई है। कपड़े हैं, ह्यूमंस ने बनाए हैं। अगर वो नहीं बनते, इसका मतलब हमारी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही थी। सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। नेचुरल मीन्स जो कि हमें नेचर से मिले हैं, दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर ओनली। सो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाता है? रिन्यूएबल आएगा और एक आएगा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि उसको क्या आप रिन्यू कर सकते हो। नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल का मतलब क्या होगा कि ऐसी सोर्सेज जिनको कि आप रिन्यू कर सकते हो, फिर से नया बना सकते हो। अब क्रॉप है, एक बार आपने उगाई, फिर आपने उसको यूज कर लिया, क्या वो रिन्यूएबल नहीं है? बिल्कुल है। तो हमारे प्लांट्स क्या हो गए? रिन्यूएबल हो गए। ह्यूमन बीइंग्स है, एक सर्टेन टाइम के बाद में हर ह्यूमन बीइंग जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन क्या वो रिन्यूएबल नहीं है? बिल्कुल है। उनका रिप्रोडक्शन होता है, वो एक नया ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, तो वो भी क्या होता है? रिन्यूएबल होता है। नाउ नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल का मतलब है कि जिनको कि हम रिन्यू नहीं कर सकते, या वो एक सर्टेन टाइम के बाद में रिन्यू होंगे, तब तक हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। मतलब एक पेट्रोलियम की बात करें तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में हमें फिर से पेट्रोल मिलने वाला है, तो भाई जितना पेट्रोल है अगर हम उसको यूज कर लेंगे तो इट कांट बी रिन्यूएबल, ये कभी भी हमारे लिए रिन्यूएबल नहीं होगा। भाई हमारी लाइफ में तो हमें वो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, तो हमारे लिए कहाँ से वो रिन्यूएबल? सो रिन्यूएबल में भी देखो टू टाइप आ गए, कंटिन्यूअस ऑफ फ्लो एंड बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस ऑफ फ्लो का मतलब होता है वाटर एंड विंड। अब कंटिन्यूअस है, फ्लो भी है, दैट मीन्स क्या हो गया? वो कंटिन्यू रहेंगे हमारे पास में, हमें रेगुलरली हमारे लिए यूज आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज यूज आए तो कल तक नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंटिन्यूअस ऑफ फ्लो का मतलब होता है कि एनी टाइम आपको चाहिए। अब एयर है, विंड है, क्या हमें नहीं चाहिए? हवा के बिना क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और वाटर के बिना क्या सरवाइव कर सकते हो? 3 घंटे पानी मत पियो, क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन हो जाएगा इतनी गर्मी में, तो इसलिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। बायोलॉजिकल का मतलब होता है प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ। ये हो जाएंगे आपके नेचुरल वेजिटेशन, दैट मीन्स कि प्लांट हो गए, फॉरेस्ट हो चुके, एंड इसमें क्या आएगा? और वाइल्ड लाइफ आएंगी। ये भी क्या होता है? रिन्यूएबल है। क्या वाइल्ड लाइफ को फिर से बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। जो हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को खत्म नहीं करने देता, अब अपनी पॉपुलेशन को बरकरार रखने के लिए क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। इसका मतलब है कि वो क्या है? रिन्यूएबल है। प्लांट्स भी क्या करते हैं? पॉलिनेशन होता है उनका भी, उनके भी बीज को हम नई जगह डाल सकते हैं, तो उससे भी क्या होता है? नए नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। फॉरेस्ट जो है वो भी रिन्यूएबल होता है। क्या फॉरेस्ट के अंदर जितने भी पेड़ है सडनली आ गए थे? बिल्कुल नहीं। क्या एक बार कोई पेड़ खत्म हो जाने के बाद वहां दूसरा पेड़ नहीं उगेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कंटिन्यूअसली फॉरेस्ट के अंदर भी क्या होता है? पॉलिनेशन होता रहता है, इसके बीज बिखरते रहते हैं, तो हर बार नया नया जो प्लांट है वो निकलता रहता है, उगता रहता है, और नए नए ट्रीज भी बनते रहते हैं। इसीलिए फॉरेस्ट भी क्या है? रिन्यूएबल है। भले ही हमने काट दिया है सब कुछ, सब खत्म कर दिए सारे फॉरेस्ट को, लेकिन अगर हम फिर से उनको बनाना चाहे तो हम उनको बना सकते हैं। दैट मीन्स हमारा मेनली जो फॉरेस्ट होगा वो क्या है? हमारा फॉरेस्ट रिन्यूएबल है। ऐसा नहीं कि हम उसको नहीं बना सकते, आज भी अगर ठान ली जाना तो फॉरेस्ट बन सकता है। नेक्स्ट थिंग इज नॉन रिन्यूएबल, जिसमें आता है आपका रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। मेटल्स जो होते हैं आपके वो रिसाइक्लेबल होते हैं, लेकिन फिर से रिन्यूएबल बिल्कुल भी नहीं होते। ओनली आप उनको रिसाइकल कर सकते हो, नया बना नहीं सकते। फॉसिल फ्यूल्स है, अगेन वही है, ये रिन्यूएबल नहीं होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होंगे, और ये नॉन रिसाइक्लेबल होंगे। इनको की रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता, एक बार यूज हो चुके, इसका मतलब है कि वो खत्म है। नाउ कम टू द ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वी नो वेरी वेल कि हमारे लिए जो बिल्डिंग्स बनाई है, हमारे लिए जो सड़कें बनाई गई है, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं हमारे लिए, ये सारी चीजें क्या है? ये हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आते हैं, लेकिन ये आज की डेट में रिक्वायर्ड भी है। अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल की, क्या वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है? क्या हमें उसकी जरूरत नहीं है? बिल्कुल है, वो भी तो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। दैट मीन्स कि वो क्या है? वो भी एक तरह का रिसोर्स है। सो आई होप कि आपको ये रिसोर्सेज समझ में आ गए होंगे। नाउ कम टू द नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। भैया जब हम पढ़ रहे हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली होते क्या है। बाकी सब कुछ हमें पता है, लेकिन हमारे लिए मेनली क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं। तो दे आर resources that are drawn from nature and used with few modification। उनको हम क्या करते हैं? नेचर में से निकालते हैं, नेचर में से वो हमें मिलते हैं, हम उनको लेते हैं और कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद हम उसको यूज कर लेते हैं। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखो कौन कौन से हो जाएंगे। फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो जाएंगे, मिनरल रिसोर्सेज हो सकते हैं। फॉरेस्ट क्या है हमारे लिए? ये भी तो एक रिसोर्स है। मिनरल भी क्या है हमारे लिए? एक रिसोर्स है, लेकिन वो नेचुरल रिसोर्स है, हम इन सारी चीजों को नहीं ला सकते।
ऑयल रिसोर्सेज है, बिल्कुल है। वाटर रिसोर्सेज हो जाएगा, विंड एंड सोलर एनर्जी हो सकता है, नेचुरल गैस रिसोर्सेज हो जाएगा, लैंड रिसोर्सेज होंगे। एनिमल रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स और एनिमल्स अगर ये दो नहीं होंगे इसका मतलब है हमारा इकोसिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है, वहां बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा। वाटर है, इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट है। ऑयल है, ये भी हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है, लेकिन इस ऑयल को हम फिर से बना नहीं सकते। चलिए, ऑयल मीन्स हम पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, भाई हमें कंजर्वेशन क्यों करना है? भाई कंजर्वेशन करना है, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें कंजर्वेशन क्यों करना है? क्यों करें हम कंजर्वेशन? क्या नेचुरल रिसोर्स खत्म होने वाला है? तो बिल्कुल होने वाला है। नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको कितना यूज कर रहे हो, कहाँ यूज कर रहे हो, वेस्ट तो नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो अपने चेक में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि वो अपने लाइफ लॉन्ग तक सस्टेन कर सके, हमारी लाइफ तक एटलीस्ट ऐसा नहीं हो कि लास्ट में हमें लगे कि यार ये चीज अगर हमने कम यूज की होती तो आज हमारे पास ये होता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमें क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है। नाउ ह्यूमंस रिलाई ऑन natural resources for survival, but not all natural resources are renewable. Obviously, human जो है वो हमेशा हर एक चीज के लिए कहाँ रिलायबल होता है, वो होता है नेचुरल रिसोर्सेज पे। अगर उसको सर्वाइव करना है इसका मतलब नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। लेकिन अगर हम उसका सही से यूज नहीं करेंगे, अनवाइजली यूज करेंगे, बिल्कुल भी वाइजली अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, उसको सिर्फ खत्म करने का काम कर रहे हैं, हम उसको बचा नहीं रहे हैं। इसीलिए हमें उसका कंजर्वेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपको ये चैप्टर पढ़ाया भी जा रहा है कि आप इस चीज को समझो। और सारे के सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है ना, वो रिन्यूएबल नहीं होता। ऐसा नहीं कि ठीक है रिन्यू कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है यार, आज अगर हमने वेस्ट भी कर दिया तो कल नया आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। सो द फूड एंड वाटर वी कंज्यूम, द एयर वी ब्रीथ एंड द शेल्टर वी मेक ऑल derive from natural resources, so we must take steps to conserve what we have to encourage the health and longevity of both the planet and humankind। अब ये क्या बोल रहे हैं आपको? ये कह रहे हैं कि जो फूड होता है हमारा या जो वाटर होता है जो कि आप कंज्यूम करते हो, जो कि हम कंज्यूम करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, उसको कंजर्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लेट से भर भर के हमने खाना ले लिया, खाया तो खाया, नहीं खाया तो उसको बाहर फेंक दिया। पानी था, ग्लास भर के हम ले तो लेते हैं, जस्ट एक सिप लेते हैं, उसके बाद उसको बाहर फेंक देते हैं। क्योंकि क्या करना है, हमें पीना नहीं है उसको, हमारा मूड नहीं था पीने का। रखा भी है अगर पानी कहीं पे तो हम उसको यूज नहीं करेंगे कि ये तो पड़ा हुआ पानी है, बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। कई बार आपने देखा होगा कि आंगन वगैरह धोने में इतना पानी यूज किया जाता है घर में कि बहुत ज्यादा वेस्ट होता है पानी। कार धोनी है तो ऐसा नहीं है कि हम पोछा लेंगे या कोई कपड़ा लेंगे उससे साफ करेंगे, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट क्या करते हैं, पाइप चला देते हैं। कहीं पर नल है खुला छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, ये जस्ट हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और नेचुरल रिसोर्सेज को अभी हमने क्या कहा, वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, हमें उसे कंजर्व करके रखना है। क्यों करना है? फॉर फ्यूचर यूज। अगर हम उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब है कि एक सर्टेन टाइम से पहले ही क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएगी और फिर से रिन्यू बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। एंड एयर वी ब्रीथ, अगर जितनी ऑक्सीजन ले रहे हो तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी तो छोड़ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीजन को लेवल पे लाने का काम कौन करता है? प्लांट्स करता है। लेकिन हम तो प्लांट्स लगाते ही नहीं है, और जब हम प्लांट्स नहीं लगाते इसका मतलब क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। जहां प्लांट्स कम होते हैं वहां ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। क्यों हो जाएगी भाई? इतने सारे लोग रहते हैं, सांस भी लेते हैं, और जब सांस भी ले रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रहे हो, जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा रहे हो और ऑक्सीजन का लेवल कम कर रहे हो। इसीलिए क्या करना चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए। तो देखो हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए क्या है, एयर भी है हमारे इसको कंजर्व करने के लिए। प्लांट्स लगाएंगे तो एयर ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाएगी। नाउ द शेल्टर वी मेक ऑल derive, शेल्टर जो हम बनाते हैं, जो हमारे घर बनाते हैं, वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से ही मिले। भले ही वो ह्यूमन मेड है लेकिन वो मिल कहाँ से रहे, नेचर से। क्यों नेचर से मिल रहे हैं भाई? आपको बहुत सारी चीजें उस मकान बनाने में लगी, तो वो सारी चीजें आपको कहाँ से मिली, नेचर से ही तो मिली। क्या आपको लकड़ी नेचर से नहीं मिली? क्या आपको अपने घर में जो मेटल थे वो नेचर से नहीं मिले? तो जब सारी चीजें आपको अगर नेचर से मिल रही है, दैट मीन्स कि ये भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है। और एक सर्टेन टाइम के बाद में क्या होगा, ये रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे अगर हम उसका ओवर यूज करेंगे तो। और अगर हमें लॉन्गेविटी चाहिए, या हमारी हेल्थ को हम एनकरेज करना चाहते हैं, या हम प्लैनेट और ह्यूमन काइंड दोनों को बचाना चाहते हैं, इसका मतलब वी हैव टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम टुडे ओनली। नाउ
Human activity, mainly the use of non-renewable resource like fossil fuels, is responsible for the massive spike in climate change. हम जितना ज़्यादा natural resources का use करते हैं, that means कि हम climate पे भी इफेक्ट डाल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने आप पे इफेक्ट डाल रहे हैं कि ठीक है अगर ये रिसोर्सेज नहीं मिले तो क्या होगा, हमें नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, हम कुछ और अल्टरनेटिव सोच लेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है. आपको लगता है कि वो सिर्फ हमें इफेक्ट करता है, तो बिल्कुल नहीं. ये हर एक छोटी से छोटी चीज को भी इफेक्ट करता है. कोई भी अगर नेचुरल रिसोर्स है, अगर उसका लेवल कम हो रहा है या उसका लेवल ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि वो प्लांट्स को भी इफेक्ट करेगा, वो अदर एनिमल्स को भी इफेक्ट करेगा, वो ह्यूमन बीइंग को भी इफेक्ट करेगी वो चीजें. तो जब भी इतनी सारी चीजें इफेक्ट हो रही है तो डेफिनेटली हमारा जो प्लैनेट है या जो हमारा इकोसिस्टम है उसको भी इफेक्ट होगा. अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम खत्म होने वाला है. दैट मीन्स कि ह्यूमन काइंड हम वैसे भी डेंजर में है ही, लेकिन हमारा प्लैनेट भी डेंजर में है. भाई प्लैनेट तो क्यों नहीं होगा, जब सारी चीजें खत्म हो जाएगी तो प्लैनेट थोड़ी ना बचेगा हमारे लिए. चलिए, सो बाय कंजर्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज वी कैन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस emissions and have a more positive impact in our natural environment. अब और क्या वो बोल रहा है ये कि ये अगर हम इनको कंजर्व नहीं करते हैं तो क्या होगा, हमारी वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ ही रही है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगी. उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्लांट्स को तो इफेक्ट हो ही रहा है, साथ ही साथ हमें भी इफेक्ट हो रहा है. तो अगर हम इनको कंजर्व करते हैं सारे रिसोर्सेज को, तो हम ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर सकते हैं. और अगर ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस हो जाएगी तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी. और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो ग्लेशियर्स जो पिघल के आ रहे हैं ना, वो भी नहीं आएंगे, और हमारा नेचर जो है वो भी नेचुरल रहेगा, आई मीन पहले की तरह रहेगा, और इस पे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा. सो नाउ हमें पढ़ना है कुछ 5 आवर्स. अब ये आवर्स क्या है, तो आवर्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है. बेसिकली 3 आवर्स होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है 5 आवर्स. क्यों पढ़ने हैं, तो भाई हमारे एनवायरनमेंट को हमें सेव करना है. अभी हमने यही तो कहा कि एनवायरनमेंट को हमें क्या करना है, सेव करना है, उसको कंजर्व करना है. उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज है हमारे पास उनको हमें कंजर्व करके रखना है. कोई भी चीज को हमें ओवर यूज नहीं करना है या उसका मिस यूज नहीं करना है. तो हमें सिर्फ क्या याद रखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये 5 आवर्स याद रखने हैं. ऑटोमेटिकली अगर हम कभी ओवर यूज करने भी जाएंगे तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि नहीं 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 नहीं, इसको ओवर यूज नहीं करना है. ऑटोमेटिकली वो दिल से आवाज आती है ना, ऑल इज वेल. वैसे एक और आवाज आएगी कि बेटा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना, ये गलत चीज है. हमारे एनवायरनमेंट को हमें बचाना है और शुरुआत हमसे ही करनी है. भले इतनी बड़ी दुनिया है, सब करे ना करे, शुरुआत मुझसे करनी है. इसलिए क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में से, आपके हार्ट में से आवाज आने लग जाएगी कि नहीं बेटा ये चीज गलत है, तो ये नहीं करना. क्या नहीं करना है, तो भाई हमें तो सिर्फ ये 5 आवर्स करने हैं. इसके अपोज में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम जो है अंदर से वो एक जो हमारी एक होती है ना अच्छी वाली आत्मा जो होती है, वो बोलने लग जाती है फिर कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो ये बिल्कुल मत करो, ये गलत चीज है, कचरा वहां मत डालो, या इस चीज को फिर से हम रीयूज कर सकते हैं, या इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, क्यों एनवायरनमेंट का नुकसान पहुंचे. सो 5 आवर्स कौन से होते हैं हमारे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकलिंग, रिफ्यूज एंड रीपर्पस. देखो यहाँ पर फिर से इसका क्या बना दिया हमने, एक पिरामिड बना दिया. रिवर्स पिरामिड है, ये इन्वर्टेड पिरामिड है. रिफ्यूज है, किसी चीज को रिफ्यूज करने का मतलब क्या होता है, मना कर देना. रिड्यूस करना मतलब कम करना. रीयूज, यू नो वेरी वेल कि उसको फिर से यूज करना. रीपर्पस है, एक पर्पस के लिए किसी चीज को लाए थे लेकिन उसके दूसरे पर्पस भी हम निकाल सकते हैं, दूसरे रीजन भी हम निकाल सकते हैं. रिसाइकल करना, किसी भी चीज को फिर से रिसाइकल कर देना, मतलब एक बार तो हमने यूज किया ही है, उसको फिर से क्या करना, बदल देना किसी चीज में और फिर उसको यूज कर लो. चलिए, तो हम एक एक करके इनको अच्छे से देखना है हमें वापस. क्या है फर्स्ट है हमारा रिफ्यूज. रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, नो. रिफ्यूज का सिंपल सा मीनिंग यही है, नो. अब ना कहाँ बोलना है, तो ना हम वहां बोलेंगे जहां हमें लगता है कि इस चीज में हमारे एनवायरनमेंट में हार्म हो रहा है. सिंगल यूज प्लास्टिक अगर आपको कोई देता है, सिंपल सी चीज है, नो बोल दो कि नहीं चाहिए, तो क्या होगा कुछ नहीं, सामने वाला नाराज भी नहीं होगा, लेकिन एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ हमें क्या करना था, सिंगल यूज प्लास्टिक को नहीं लेना है. इसका मतलब हम हमारे एनवायरनमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को थोड़ा सा बचा रहे हैं. हो सकता है सामने वाला भी सोचने लगे सिंगल यूज प्लास्टिक इसने मना किया, इसका मतलब अच्छी चीज ही है, तो हमें भी उसको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है. सो द फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है 5 आवर का, दैट इज रिफ्यूज. रिफ्यूज का मतलब होता है नो. दिस कैन बी डिफिकल्ट वन एज यू विल हैव टू प्रैक्टिस रिफ्यूजिंग waste production for your business. However, it will be the most effective way to minimize waste. Basically ये हमारे environment के अंदर waste को अगर हमें minimize करना है तो सबसे best method हमारा यही होता है, refuse कर दो. किस चीज के लिए, तो ऐसे प्रोडक्शन के लिए रिफ्यूज कर दो जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है. इको फ्रेंडली चीजों का प्रोडक्शन हो जाए, या प्लास्टिक्स के लिए मना कर दो. कहीं भी अगर मार्केट में जा रहे हो और वो अगर प्लास्टिक बैग दे रहा है किसी चीज के लिए, तो सिंपल सी चीज है, अपना थैला आगे कर दो कपड़े का.
कि भाई जो सामान है वो इसमें डाल दो, प्लास्टिक में मत डालो। नाउ by simply refusing to use single-use plastic or wasteful, non-recyclable products, you can ultimately reduce the amount of waste your business produces on the daily. आपका जो बिजनेस है या अगर आप घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, सिर्फ अगर वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज तो होता ही है, डेफिनेटली होता है, लेकिन अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे अंदर सबसे पहला क्या आ जाना चाहिए, रिफ्यूज आना चाहिए, नो बोल देना है। नो किसको बोलना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजों को जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है या फिर जो रिसाइकल नहीं हो सकता, जिनको कि हम फिर से यूज नहीं कर सकते, तो उन सारी चीजों को हमें क्या बोल देना है, नो बोल देना है। और जैसे ही आप इसको नो बोलोगे ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट जो है हमारे घर से शुरू होने लग जाएगा और धीरे धीरे हो सकता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है बिल्कुल बंद हो जाए, या जो चीजें इको फ्रेंडली नहीं है, एनवायरनमेंट को हार्म करती है, वो सारी चीजें धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज रिड्यूस। भाई नो तो हमने बोल दिया, रिफ्यूज कर दिया हमने किसी चीज के लिए, अब क्या करना है, सपोज अगर हम रिफ्यूज नहीं कर सकते किसी, या कोई ऐसी चीज है हमारे लिए जिसको हम रिफ्यूज नहीं कर पा रहे कि यार नहीं ना ये तो जरूरी है। अब पिज्जा बर्गर को मना कर सकते हैं क्या, घर पे आया हो और मम्मी बोले कि पिज्जा बर्गर खाना है बेटा, तो बोल के दिखाओ एक बार नो, कैसा लगता है, अंदर से कितनी फीलिंग आती है, कैसी वाली है ना, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो अगर हम उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते तो हमें क्या करना है, उसका रिडक्शन कर देना है, उसको कम कर देना है। अभी पिज्जा बर्गर दिया है ना, ठीक है थोड़ा सा खा लो, क्या फर्क पड़ेगा, पूरा मत खाना, ठीक है, ऑब्वियस छोड़ेंगे थोड़े ना, लेकिन हम चलो रिड्यूस कम कर सकते हैं। रिफ्यूज तो हमने नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है हम रिफ्यूज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन वहां हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं, किसी चीज का यूज जो है वो कम कर सकते हैं। अब पेपर का यूज है, आप बोलो मना कर दो, वैसे आप तो यही चाहेंगे कि मैम मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है, उसके यूज को रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करना है, तो भाई जहां हम करते हैं ना, जरा सी गलती हुई पेपर फाड़ के फेंक देते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। खाना लेने जा रहे हो, ठीक है, कहीं शादी वादी में, तो खाना वेस्ट करने की जगह क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा लेना है, उसको कम कर दो, रिड्यूस कर दो उसको, बाद में जरूरत पड़े फिर से एक बार लेके आ जाओ। तो ये सब चीजें क्या होगी, रिड्यूस होने का मतलब हो जाएगा किसी चीज का यूज बिल्कुल कम करना है। मना तो हम कर नहीं सकते, अब वाटर है, मना नहीं कर सकते हम उस चीज को, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको यूज को रिड्यूस कर सकते हैं। नहाते टाइम ना शावर चलाने की बजाय बकेट लेके भी नहाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें किसमें हेल्पफुल होगी, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल होगा और ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने में भी काम आएगा। अब पेट्रोल है, मना कर दो एक दिन, नहीं चाहिए गाड़ी में, पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, उसको भी रिड्यूस करेंगे। अब कैसे करेंगे रिड्यूस, आप सोचोगे मैम स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं तो पेट्रोल तो लगेगा ही ना, लेकिन स्कूल तो अलग मैटर है, या कहीं दूर जा रहे हो वो डिफरेंट मैटर है, लेकिन अगर आप पास में जा रहे हो तो गाड़ी मत लेके जाओ, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पेट्रोल का रिडक्शन हो जाएगा, पेट्रोल के यूज का। तो क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज में के यूज में कमी आई, बिल्कुल आई, भले ही शुरुआत छोटी थी, लेकिन हो सकता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद वो शुरुआत भी बड़ी हो जाएगी। सो this is all about reducing your use of harmful, wasteful and non-recyclable materials to save your money, help the environment and so on। अगर आप इन सारी चीजों को कम कर देते हो, वेस्टफुल प्रोडक्ट्स है आपके, रिड्यूस नॉन रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट है, इनको अगर आप रिड्यूस कर सकते हो इनके यूज को, तो आपका पैसा भी बचता है, पॉकेट फ्रेंडली भी तो हो जाता है ना, ये इको फ्रेंडली तो है ही, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ये पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाएगा, एनवायरनमेंट के साथ साथ आपके बजट को भी नहीं हिलाएगा ये। चलिए, by limiting your dependency on these types of products, this leads to less waste materials ending up in landfills and prevents you from creating negative impact on the environment। या फिर आप क्या कर सकते हो, इनके ऊपर डिपेंडेंसी अपनी कम कर दो कि यार ये चीज नहीं हुई ना तो नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब चीजें होती है, कोई चीज अगर नहीं भी होती है ना तो भी सारा काम हो सकता है। क्यों हो सकता है, तो पहले के जमाने में एक बार जाके देखो, क्या उनके सारे काम नहीं होते थे, बिल्कुल हो पाते थे। भले ही थोड़ा सा अभी मॉडर्न जमाना है, काफी सारी चीजें ऐसी है जो वहां से बिलोंग नहीं करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोई चीज अगर नहीं भी थी तो भी काम तो हो ही रहे थे, और अगर काम हो रहे थे इसका मतलब है कि हमें उनके ऊपर डिपेंड नहीं होना है, उन चीजों पे डिपेंड नहीं होना है, और क्या करना है, उसको कम कर देना है उनके यूज को। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर बोरिंग नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीजें, इसमें कुछ नया कुछ भी नहीं है। कुछ नया होता तो हमें समझ में आता कि यार हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बट नया तो कुछ है ही नहीं। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी सुनते आ रहे हो बचपन से ही, आपको पता है किस चीज को आपको कम यूज करना है, किसको ज्यादा यूज करना है, कौन सी चीज हमारे लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कौन सी नहीं है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है। द नेक्स्ट थिंग इज रीयूज करना। किसका रीयूज करेंगे, तो भी ऐसी चीजों का ना जिसको कि हम ऐसा करते हैं ना कई बार कि यार एक बार यूज लिया बाहर फेंक दिया, लेकिन वो हमारे लिए क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। वो सारे जो वेस्ट होते हैं ना वो फिर सीधा लैंडफिल्स के अंदर जाते हैं, उनको हम
डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसका रीयूज करना है। रीयूज हम किसका कर सकते हैं, कप्स का रीयूज हो सकता है, स्ट्रॉज का रीयूज हो सकता है। कैसे, वॉश करो और यूज करो। एंड ग्लव्स, नाउ मास्क भी जो है ना वो भी थ्रो अवे एंड वन वॉन्ट हर्ट कल्चर में आ जाते हैं। मतलब ये सारी चीजें जो है ना बस यूज किया फेंक दिया, यूज किया फेंक दिया, ये उसमें आ जाता है। तो प्लास्टिक के जो कप्स है उनका यूज करना बंद कर दें अगर हम, तो कैसा होगा। स्ट्रॉ का यूज करना बंद कर देते हैं। अब ग्लास लेके बैठते हैं अगर, तो उसमें भी स्ट्रॉ डाल के फिर पीना जरूरी है, बिकॉज हम लोग तो अमीर है ना, हम तो रिच है ना, तो बताना भी तो जरूरी है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ग्लास के अंदर अगर आप स्ट्रॉ नहीं भी डालेंगे ना तो भी आप इजीली पी सकते हैं उस ग्लास में से कोई भी चीज। तो स्ट्रॉ की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। तो स्ट्रॉ को भी हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ग्लव्स है, ग्लव्स की तो खैर रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अभी जो मास्क है हमारे वो भी तो इसी कंडीशन में आ रहे हैं अभी तो। लेकिन हम इन मास्क की जगह क्या कर सकते हैं, इन मास्क की जगह हम कॉटन के मास्क यूज कर सकते हैं। तो कॉटन के मास्क जो होते हैं वो ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। जो हमारे यूज एंड थ्रो वाले जो मास्क होते हैं वो थोड़े ज्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। लेकिन हमारे जो कॉटन मास्क है उनको हम यूज जरूर कर सकते हैं। नाउ द रेट दैट वी ऑल कंज्यूम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इज drastically becoming unimaginable. The plastic crisis has always been one of the world's biggest environmental challenge. Obviously जो हमारा प्लास्टिक है भाई, ऐसी जब भी ऐसी कोई काम से कुछ समझ में आता है ना हमें कि हाँ एनवायरनमेंट को बचाना है, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, ये करना है वो करना है, या जब हम आर्ट्स की बात करते हैं सबसे पहले हमारे माइंड में कौन सी चीज तक होती है, प्लास्टिक। क्यों होता है, बिकॉज ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है ये हमारे वर्ल्ड की, कि हर जगह पे हमने क्या यूज कर रखा है, प्लास्टिक यूज कर रखा है। प्लास्टिक के बिना हमारा लाइफ है ही नहीं, लाइफ है ही नहीं पूरी। कैसे नहीं है, मॉर्निंग में उठने से लेके इवनिंग तक आप क्या यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं। हाँ, उसको खत्म नहीं किया जा सकता एक सर्टेन टाइम तक, लेकिन हाँ धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। और मे भी हो सकता है कि आफ्टर रिडक्शन एक टाइम ऐसा भी आए जब हम प्लास्टिक का यूज करना बिल्कुल ही बंद कर दे। चलिए, now in a race to reduce waste, businesses are prompted to reuse items in the workplace instead of replacing them. अब बिजनेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस क्यों, चाहे घर भी क्यों नहीं है, कहीं भी है हम, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम उस चीज को रिप्लेस करें, इससे बेटर नहीं है हमारे लिए कि हम उसका रीयूज कर ले, कोई भी चीज हो चाहे वो, लेकिन अगर हम उसको रिप्लेस करेंगे ना उससे बेटर होता है हम उसको रीयूज कर लेते हैं। और प्लास्टिक बॉटल्स आप लेके आते हो एक बार, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल्स चलो ठीक है, कोई इससे आ गया, कहीं कोल्ड ड्रिंक लेकर आए तो आ गया उसके अंदर। अब क्या हम प्लास्टिक बॉटल को बाहर फेंक दें, और फिर से हम क्या करते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स ही खरीद के लाते हैं हमारे फ्रिज में रखने के लिए कि ठीक है हम पानी डाल के रखेंगे। तो क्या हम उन प्लास्टिक बॉटल्स का यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो ये क्या हुआ, एक बार यूज करके फेंक रहे थे ना, इससे बेटर नहीं है कि हम उसको काफी टाइम तक यूज करें, कंजर्व करके रखें उसको भी, ताकि बाहर जाके वो ज्यादा हार्मफुल नहीं हो किसी के लिए। एक सर्टेन टाइम तक तो एटलीस्ट हम उसका रीयूज करें जब तक हो सकता है, नहीं होगा तो फिर देखेंगे। चलिए, नाउ नेक्स्ट थिंग इज रीपर्पस। रीपर्पस का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को खरीद कर लाए, लेकिन आपने क्या किया, जिस काम के लिए खरीद कर लाए थे वो तो ठीक है, उसके अलावा भी आपने उसका यूज कर लिया। मम्मियों की आदत होती है ना, कोई चीज हम खरीद के तो लाते हैं किसी और काम के लिए, लेकिन वो यूज कहाँ कर लेती है, कहीं और ही उसको यूज कर लेती है। ठीक है, सपोज हम वो कहीं पे बॉटल्स या कुछ खरीद के लेकर आते हैं, बॉटल्स ही मान लेते हैं, ठीक है, हमने बॉटल्स लेकर आए, कांच की बॉटल ले आए। अब मम्मियाँ क्या करती है, उसी के अंदर ना पौधा लगा देती है, ठीक है। या हमें एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक एक्टिविटी स्कूल में करवाई जाती है कि हमें क्या करना है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना हमारे घर के, उनको लेके कुछ नया बनाना है। तो बहुत क्रिएटिव से चीजें निकल के आती है कि कुछ प्लास्टिक से कुछ और बना रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक से कोई फ्लावर वाज बना रहे हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बना रहे हैं। तो अगर हमें डेकोरेटिव आइटम बाहर से खरीदेंगे, प्लास्टिक के ही बने हुए खरीदेंगे, इट्स नॉट बेटर कि हम एक काम करते हैं उन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट से ही बना लेते हैं फिर से चीजें, इट विल बी बेटर फॉर अस। तो ये क्या हुआ, रीपर्पस हुआ। हम लाए किसी और चीज के लिए, हमने उसको यूज कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, उसका पर्पस ही चेंज कर रहे हैं। भाई बॉटल लाए थे, अगर कांच की बॉटल कहीं से आई है या हम खुद लेकर आए थे, या हम सपोज केचप खरीद के लाए और हमारे पास कांच की एक बॉटल आ गई, तो उसको बाहर फेंकने की बजाय हमने क्या किया, लाए तो हम उसके लिए अंदर जगह जो सॉस था उसको यूज करने के लिए लाए थे, केचप को यूज करने के लिए लाए थे, लेकिन हमने क्या किया, उसके अंदर एक प्लांट लगा दिया, थोड़ा सा ऊपर से कट करके प्लांट लगा दिया। तो ये क्या हुआ, पर्पस चेंज हो गया उसका। कैसे हुआ भाई, लाए किसी और काम के लिए था, कुछ खाने के लिए लाए थे और उसको हमने चेंज कर दिया किसी और पर्पस में। आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी ना। देखो ये वाला तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये देखो यहाँ जो कंटेनर ग्लास आपको नजर आ रही है, प्लास्टिक ग्लास ही क्यों नहीं हो, अगर आपके पास है, आपने यूज कर ली है, तो आप क्या करो, उसको हल्का सा डेकोरेट करो और उसके अंदर अपनी बहुत सारी चीजें जो हम रख सकते हैं। तो ये क्या है, रीपर्पस नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ये क्या है, हमारे लिए रीपर्पस है। सो द नेक्स्ट थिंग इज रिसाइकल।
रिसाइकल करने का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को यूज किया, लेकिन अब आपको उसे यूज नहीं करना है, अब वो खराब हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, उसको किसी कबाड़ी वाले को दे देंगे, और वो कबाड़ी वाले भैया क्या करेंगे, वो कबाड़ी वाले भैया उसको लेकर जाएंगे और ये कहीं और जाके कहीं मशीनरी जहां पर होती है वहां दे देंगे, फैक्ट्रीज के अंदर, और वहां पर मशीनों के अंदर उसका क्या किया जाएगा, रिसाइकल किया जाएगा। उस चीज से कोई और नई चीज बनाई जाएगी और फिर वो मार्केट में उतार दी जाएगी, उसको फिर लोग यूज करते हैं। तो ये क्या है, रिसाइकल है। प्लास्टिक के साथ तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि प्लास्टिक जितना भी है वो सारा जो कचरा बीनने वाले जो लोग होते हैं वो उसको उठाकर ले जाते हैं, वो कबाड़ी वाले को दे देते हैं, फिर वो आगे और किसी को देता है, लास्ट के अंदर क्या होता है, मशीनों के अंदर उस प्लास्टिक को डाल के मेल्ट कर दिया जाता है। आफ्टर मेल्टिंग द प्लास्टिक, उसी प्लास्टिक से कोई नई चीज बनाई जाती है और उस नई चीज को फिर से मार्केट में सेल आउट कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है, आपका रिसाइकल होता है। आप जो रफ नोटबुक यूज करते हो वो भी क्या है, रिसाइकलिंग के प्रोसेस से ही बनी है। कैसे बनी है, तो भाई जो एक फ्रेश नोटबुक लेकर आते हो, न्यूली नोटबुक जो आप नए साल में लेकर आते हो, वो आपने फिल कर दी, फिल करने के बाद आप क्या करते हो, रद्दी में दे देते हो। ज्यादा कुछ नहीं तो हमारे मिर्ची बड़े के पैसे तो आएंगे, उसको हमने रद्दी में दे दिया। रद्दी में देने के बाद क्या होगा, ये सारी बुक्स आगे जाएंगी, हमारी नोटबुक्स है, बुक्स है, सब कुछ आगे जाएंगी। मशीनों के अंदर क्या किया जाएगा, उसको फिर से रिसाइकल किया जाएगा। और रिसाइकलिंग के टाइम क्या होता है, पेपर थोड़े से रफ हो जाते हैं, थोड़े से ब्लैकिश टाइप के, ब्राउन ब्राउन कलर के हो जाते हैं, इसीलिए उनसे क्या किया जाता है, रफ नोटबुक बना के फिर उनको सेल आउट कर दिया जाता है। आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी और आपको ये सारे पांचों जो आर है वो समझ में आ गए होंगे कि एग्जैक्टली हमारे आर्ट्स क्या होते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव रिसाइकल। वंस यू हैव वेंचर्ड थ्रू ऑल दी अदर आर्ट्स, रिसाइकलिंग इज द मोस्ट इको फ्रेंडली वेस्ट डिस्पोजल मेथड। बिल्कुल, हमारा जो वेस्ट डिस्पोजल मेथड में अगर हम देखें सबसे बेस्ट कौन सा आता है, हमारा रिसाइकलिंग वाला मेथड ही आता है। क्यों आता है कि भाई एक चीज को थी, हमने ऑलरेडी उसको रीयूज भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी अगर वो बच गया, आप क्या करेंगे, हम उसको रिसाइकल करके फिर से यूज करेंगे उसको। सो इफ योर बिजनेस डजंट रिसाइकल ऑलरेडी, स्टार्ट बाय कंपाइलिंग कार्डबोर्ड, पेपर प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक्स, ग्लास एंड ऑर्गेनिक्स। आप इन सारी चीजों से यूज कर सकते हो। A lot of companies when they start recycling are instantly surprised by the amount of waste they reduce by implementing an effective recycling program। एक recycling program को यूज करने के बाद में, एक बार वो recycling program जब स्टार्ट हो गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली ना लोगों को भी लगने लग जाता है कि हाँ, ये जो है रिसाइकलिंग होना बहुत ज्यादा अच्छा है, प्लास्टिक को हर बार बाहर फेंकने से बेटर है उसी प्लास्टिक को लो, मेल्ट करो और फिर एक नई चीज बना दो, और वो नई चीज फिर मार्केट में आ जाती है। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज कि ये तो आपको पता ही है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। उसके अलावा हमने दो और पढ़े हैं, हमने रीपर्पज एंड रिफ्यूज। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि गंगा का पोल्यूशन जो है वो क्या है। अब गंगा तो आई होप कि सबको पता है कि एग्जैक्टली गंगा नदी क्या होती है। जो गंगा रिवर है हमारी, जिसको कि हम माता के नाम से भी जानते हैं। इंडियन कल्चर में तो अगर हम देखें, हिंदू कल्चर में अगर हम उसको देखें, तो वो हमारे लिए माता से बिल्कुल भी कम नहीं है ना। जो ये गंगा है ये कहाँ से निकलती है, इट इज अ रिवर, बहुत लंबी रिवर है ये, गंगोत्री से निकलती है ये। Now, the Ganga runs its course of over 2,500 किलोमीटर from गंगोत्री in the Himalayas। हिमालय में जो गंगोत्री है वहां से निकलना शुरू होती है टू गंगा सागर टू इन द बे ऑफ बंगाल। और ये जाती कहाँ तक है, बे ऑफ बंगाल के गंगा सागर तक जाती है। देखो ये आती कहाँ से है, हिमालय से आती है। हिमालय के अंदर जो गंगोत्री नाम की जगह है वहां से गंगा नदी निकलना शुरू होती है और ये जाती कहाँ है, बे ऑफ बंगाल के अंदर है गंगा सागर, वहां पर जाकर ये स्टॉप हो जाती है। कितनी लॉन्ग जर्नी होती है इसकी, 2500 किलोमीटर की जर्नी होती है इनकी। अब इसके बीच में इनकी बहुत सारी जो है ना छोटे छोटे स्ट्रीम्स और निकाली जाती है, इनका डिवाइडेशन किया जाता है, बहुत बार इनको डाइवर्स किया जाता है, सेपरेट एक नहर टाइप निकाल दिया, कोई नदी टाइप निकाल दिया कुछ, और वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर फिर वो नदी जो है वो जाती है। बट हमारा जो मेन प्रॉब्लम जहाँ पे आती है हमें, वहाँ वो आती है कि लोग उसका पानी तो यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डाल देते हैं, बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट डाल देते हैं। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पोल्यूशन की बात की थी, बहुत सारे पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो भाई गंगा नदी के अंदर भी क्या होता है, हर एक चीज के अंदर जब हम वेस्ट प्रोडक्ट डालने लग जाते हैं, सपोज गंगा नदी के अंदर ना बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट लोगों ने डाला है, इवन हमने भी डाला होगा, कभी ना कभी तो डाला ही होगा, तो उससे क्या हो रहा है, गंगा नदी भी जो है वो पोल्यूट हो रही है। अब पॉल्यूशन जो है गंगा नदी का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसके लिए गवर्नमेंट ने भी एक्शंस लिए हैं। सो बेसिकली होता क्या है, देखो, द रिवर गंगा इज यूज्ड एज अ सीवेज डंप फॉर मोर देन 100 सिटीज स्ट्रेचिंग अक्रॉस उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। अब देखो गंगा नदी जो है, ऐसा तो है नहीं कि गंगोत्री से निकलेगी और डायरेक्ट जाके बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी,
या उड़ के जा नहीं सकती। बीच के अंदर बहुत सारे स्टेट्स आएंगे जिसमें भी हम उसको और डाइवर्स और कर रहे हैं, और ज्यादा हम उसको डिवाइड करे जा रहे हैं। तो बहुत सारी उसकी ब्रांचेस के अंदर जब हमने उसको डिवाइड किया है तो बहुत सारे शहरों में से होकर वो निकल रही है। अब होता क्या है भाई, जनरली हमें भी पता है गंगा नदी में हम सबसे ज्यादा क्या डालते हैं। तो हरिद्वार जाते ही सबसे पहले जो लोगों की अस्थियां डाली जाती है, लोगों के एशेस डाले जाते हैं। कई बार होता है कि डेड बॉडीज भी डाल दी जाती है, और लोग जो है वो कपड़े, अपना जो फ्लावर्स वगैरह बहुत सारी चीजें जो उसके अंदर डाल देते हैं। वहां के लोग जो है वो उसमें नहाते भी है, अपने जानवरों को भी नहलाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती है, ये सारी चीजें हमारी गंगा नदी को क्या कर रही है, पोल्यूट करने का काम कर रही है। ये वाटर पॉल्यूशन जो होता है यही तो होता है कि पानी के अंदर हम बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीजें डाल देते हैं, उससे वो कंटेमिनेटेड हो जाता है वाटर, और फिर वो वाटर पॉल्यूट हो जाता है। तो भाई गंगा नदी के अंदर क्या है, पानी ही तो है जिसको कि हम पॉल्यूट किए जा रहे हैं। Dumping of untreated sewage, excreta and chemicals from industries increases the toxicity of the water. इस वाटर की टॉक्सिसिटी और कौन बढ़ा देता है, तो हमारे इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, जो हमारे केमिकल्स होते हैं, वो इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ा देते हैं। और इसका जो अनट्रीटेड सीवेज होता है, एक्सक्रीटा जो है, ह्यूमन एक्सक्रीटा भी होता है, एनिमल एक्सक्रीटा है, तो ये सारी चीजें अगर उस नदी के अंदर है, इसका मतलब है क्या होने वाला है, वो नदी जो है हमारी पॉल्यूट हो चुकी है। भाई ये वाली जो प्रॉब्लम है ना गंगा नदी वाली, ये बहुत टाइम से चली आ रही है। बहुत बार आपने सुना होगा कि हमारी जो गंगा नदी है उसको हमने बहुत ज्यादा पोल्यूट कर दिया है, उसको साफ करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा साफ करने की जरूरत है। भाई आगे अगर देखोगे जहां से पानी आता है तो वो बहता हुआ पानी इतना गंदा नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको और आगे जाते हो तो आपको लगता है कि बहुत साइड्स में ना बहुत सारी चीजें जो है कलेक्टेड हो जाती है। वहां पर इतनी चीजें कलेक्ट हो चुकी है ना कि उसकी टॉक्सिसिटी तो बढ़ेगी ना, तो पानी जो है वो एक टाइम के बाद पीने लायक नहीं रहता है। इसका मतलब है गंगा नदी को पोल्यूट करने का काम किसने किया, हम लोगों ने किया। अब बचाने का काम भी किसको करना है, हमें ही करना है। So, this makes it inhabitable for the flora and fauna in the river system. River system के अंदर जो फ्लोरा और फाउना है, मतलब जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, उन सबके रहने के लिए अब ये इनहेबिटेबल हो चुका है। मतलब गंगा नदी के अंदर जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं एक सर्टेन टाइम तक वो रह सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, वाटर की टॉक्सिसिटी धीरे धीरे और बढ़ रही है। जैसे जैसे टॉक्सिसिटी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, जो एनिमल्स है उनकी भी डेथ हो जाती है। इसका मतलब हमारी गंगा नदी को पोल्यूट तो कर दिया हमने। देखो यहाँ पर देखो इतना ज्यादा, मतलब ये पोल्यूशन जो है आपको नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है, गंगा नदी क्या ये आपको साफ नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं। इतना ज्यादा इसके अंदर कचरा है, इतना वेस्ट मटेरियल हमने इसके अंदर डाला है, जबकि हमने कहा जाता है कि वेस्ट मटेरियल को हमें क्या करना है, प्रॉपर डिस्पोज करना होता है उसको, लेकिन हम प्रॉपर डिस्पोज नहीं करते हैं और डायरेक्टली क्या करते हैं, सारी चीजें ले जाके उस नदी के अंदर डाल देते हैं। और उस नदी में डालने के बाद क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर वो उस चीज को सफर करते हैं। पॉल्यूशन अब गंगा के अंदर कैसे हो रहा है, तो डेली जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है, बाथिंग है, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स है, ये सारी चीजें हम रेगुलरली देख लेते हैं। आपने अगर कहीं और नहीं देखा है तो हरिद्वार में तो देखा ही देखा होगा, बाकी सब जगह भले देखो ना देखो, हरिद्वार तो परफेक्ट जगह है ये चीज देखने के लिए, क्योंकि जहां जब भी किसी की डेथ हो जाती है लोग सीधा क्या करते हैं, उनको लेकर जाते हैं हरिद्वार। उनके अस्थियों को और उनको लेकर जाते हैं हरिद्वार। वहां जब वो पूजा करते उस टाइम पे उस नदी में नहाते भी है, और नहीं तो लोग घूमने निकल जाते हैं तो उसके अंदर नहाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें डालते हैं, पूजा के नाम पे हम इतनी सारी चीजें उसके अंदर बाहर है। तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारी जो गंगा नदी है वो पॉल्यूट हो रही है, बट हो तो रही है। बहुत सारा कचरा उसके अंदर इकट्ठा हो चुका है और हमें क्या करने की जरूरत है, अब उसको साफ करने की रिक्वायरमेंट। अब साफ करना अगर इजी नहीं है ना तो पॉल्यूट भी मत करो आगे और गंदगी भी ना फैलाएं। सो इमर्शन ऑफ एशेज और अनबर्न कॉप्स जो होते हैं, या फिर जो एशेज होती है, जो राख होती है लोगों की, वो भी तो उसके अंदर बहा रहे हैं। डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स की डेड बॉडीज हो गई, एनिमल्स की डेड बॉडीज है, वो सारी की सारी हम क्या करते हैं, गंगा नदी में बहा देते हैं लोग। स्वेलोइंग ऑफ कैटल्स का भी रहता है। डिस्चार्ज ऑफ केमिकल इफ्लुएंस बाय द इंडस्ट्रीज से भी जितना भी वेस्ट मटेरियल आ रहा है, जितने भी केमिकल्स आ रहे हैं, सबके सब क्या कर रहे हैं, गंगा नदी को पोल्यूट करने का काम कर रहे हैं। ये अभी हाल है रिसेंट में, एक्चुअली ये हाल है हमारी गंगा नदी का। ठीक है, जहां गंगोत्री से निकल रहा है पानी वहां भले वो गंदा लगे ना लगे, लेकिन उसके आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यही हाल है। क्यों है, वो हमारी वजह से है, क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल डाला है, कपड़े डाले हैं, हम नहाते हैं इसके अंदर, हम बहुत सारा कचरा डाल देते हैं, एशेस डालते हैं, डेड बॉडीज डाल रहे हैं। और जब इतना कुछ अगर इसके अंदर डाल रहे हो तो डेफिनेट सी बात है ना कि ये हालत तो होनी ही है। नाउ अब गंगा एक्शन प्लान क्या है, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके लिए बहुत सारी चीजें रन कर रखी थी। बीच में कई बार होता है कि सफाई के लिए कहा जाता है, शुरू भी होती है, लेकिन इतनी बड़ी नदी है, इतना ज्यादा हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो फिर कैसे पॉसिबल है। इसका मतलब है शुरुआत, जैसे कि पहले कहा, घर से ही करनी होती है। खुद से अगर शुरुआत करेंगे ना तो लोग ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम कर देंगे इस चीज को, और मे बी कि गंगा नदी जो है एक सर्टेन टाइम के बाद में बिल्कुल साफ भी हो जाएगी। तो गंगा एक्शन प्लान क्या था, गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1985 में। ये गंगा एक्शन प्लान जो है
ये लॉन्च किया गया था। इट इज अ मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट टू क्लीन रिवर गंगा। रिवर गंगा को क्लीन करने के लिए ना मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट था। अब मल्टी करोड़ का मतलब क्या हुआ, तो भाई ऑब्वियसली इतना बड़ा प्रोजेक्ट था ये, क्योंकि गंगा नदी छोटी चीज नहीं है। इफ अगर ये 2500 किलोमीटर तक रन कर रही है और इतनी ज्यादा गंदगी अब इसके अंदर है, तो डेफिनेट सी बात है कि इसको साफ करना इट्स नॉट इजी फॉर अ सिंगल पर्सन। इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत है, और अगर बहुत बड़ी टीम की जरूरत है इसका मतलब एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए। तो ये गंगा एक्शन प्लान था जिसके अंदर ये मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट बनाया गया था, और जिसके अंदर क्या किया गया, नदी को साफ करने के लिए कहा गया था। टू रिड्यूस डोमेस्टिक लोड ऑन द गंगा, सम ऑफ द स्कीम्स टू बी इम्प्लीमेंटेड in 3 states UP, बिहार एंड वेस्ट बंगाल through which the river runs। अब कुछ डोमेस्टिक जो लोड है उसको भी कम करना था गंगा नदी के अंदर का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स जो है वो इम्प्लीमेंट की है, और वो मेनली कहाँ की है, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल के अंदर। बिकॉज यहाँ से क्या होता है, गंगा नदी जो है वो निकलती है, मेनली यहाँ से निकल रही है ना गंगा नदी। तो यहाँ पर इन स्टेट्स के अंदर क्या किया गया है, इन स्टेट्स के अंदर कुछ स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया गया है सो दैट कि गंगा नदी के अंदर हमारे डोमेस्टिक वेस्ट उसके अंदर ना जाए और गंगा नदी जो है वो बिल्कुल ही प्योर बनी रहे। तो गवर्नमेंट ने भले ये स्टार्ट कर दिया होगा 1985 में, लेकिन आज की डेट में भी देखा जाए तो रिवर गंगा जो है वो अभी भी सेफ नहीं है। अभी भी उसके अंदर बहुत सारी गंदगी है, और अभी और आ रही है, टॉक्सिसिटी उसकी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस पानी को साफ रखने की कोशिश करनी है, उसके अंदर कोई भी गंदगी जो है नहीं डालनी है। और शुरुआत ऑब्वियसली बात है हमसे ही करनी है, किसी और से क्यों करें। चलिए, गंगा एक्शन प्लान में क्या क्या था। गंगा एक्शन प्लान में ये था कि इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन था गंगा का, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर था, वेस्ट वाटर उसको ट्रीट करना था, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होना था, कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी टॉयलेट्स एंड कन्वर्जन ऑफ ड्राई टॉयलेट्स टू फ्लश टॉयलेट। ड्राई टॉयलेट को फ्लश टॉयलेट में कन्वर्ट करना था, और मेन मोस्ट ऑफ द थिंग कि लोगों को अवेयर करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो थी, लोगों को अवेयर करना था कि भाई रिवर गंगा जो है उसको साफ रखे, उसके अंदर कोई भी चीज ऐसे ही ना डाल दें। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, दैट मीन्स कि अब आपको पता है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। यू नो वेरी वेल कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, क्यों हमें इनका मैनेजमेंट करना है। अब एक और फिर से यही वाली बात आ गई, क्यों करना है मैनेजमेंट। तो आई होप कि अब आपको ये भी थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर ये अभी भी क्लियर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम इसी को लेंगे कि हमें इनको कंजर्व क्यों करना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।